नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे सभी साथियों से जो वादा किया था कि आपने जो हिंदी व्याकरण है, इसके अलावा कक्षा 6 से लेकर 12 तक की हिंदी जो पुस्तक है उसका भी आपको करवाया जाएगा। लगभग मेरा प्रयास यही है कि मैं जितना ज्यादा हो सके आपको उपलब्ध कराता रहूं। अब आज जो अपना व्याकरणिक जो बिंदु चल रहा है, प्यारे दोस्तों, हमने शब्द पढ़ लिए अच्छे से कि विकार के आधार पे हमने जो अंतिम जो शब्द विचार में पढ़ा था, विकार के आधार पर शब्द। तो विकार के आधार पर जो शब्द थे, दो प्रकार के हमने उनका अध्ययन किया था, अच्छे से अध्ययन किया था कि विकारी शब्द और अविकारी। अविकारी को हमने दूसरा नाम दिया था अव्ययी। तो आज विकारी शब्दों में जो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयां हैं, लिंग, काल, कारक, वचन, इनके आधार पे जो सबसे पहला जो हमारे सामने आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो बिंदु हमारे सामने रहेगा प्यारे दोस्तों कि विकारी शब्दों में पहला जो चार जो हमारे थे विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी जो शब्द हैं। आज अपन उस विकारी शब्द में जो अध्ययन करेंगे वो है संज्ञा। क्या होगा दोस्तों? संज्ञा। अब ये जो संज्ञा जो हमारा विकारी शब्द संज्ञा है, सबसे पहले मैं इस संज्ञा शब्द की आप कुछ यहाँ पे चर्चा करूंगा मेरे प्यारे साथियों कि संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द है या संज्ञा है, ये क्या बला है? सुनो, संज्ञा शब्द, इसको संज्ञा, शुद्ध शब्द क्या है? संज्ञा, और प्रचलित रूप क्या है मेरे दोस्तों? संज्ञा। अर्थात इसे ज्ञा की संज्ञा में जाने से पहले मैं ज्ञा अकेले की चर्चा करता हूं, यानी इस ज्ञा की मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, गे की चर्चा करता हूं। ये गे जो है ये किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना होता है, इनको अपन थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। चलो दोस्तों, कि गे जो हमारा शुद्ध रूप है वो तो क्या है और प्रचलित रूप है वो क्या है, और फिर एनसीईआरटी क्या कहता है दोनों के बारे में वो जानेंगे सबसे पहले। तो ज्ञा और गे की हम बात करूं तो ये गे बनता है प्यारे दोस्तों जय धन ये बराबर, सॉरी, यदि हलंत ये को कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए को भी और जोड़ेंगे। इसमें जो हमारा स्वर है ए, इसको भी जोड़ेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, गे करेंगे। ये तो क्या है? शुद्ध रूप, जिसको अपन क्या पढ़ते हैं? जे। क्या पढ़ेंगे इसको? जे। अब प्रचलित जो रूप है हमारे सामने वो इस गे का वो है गे आधा, हलंत गे, फिर ये, फिर क्या होगा? ये, वो भी कैसा? हलंत, फिर ए। इस प्रकार हम इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? गे, अर्थात आधा गे, ये, इसको ऐसे पढ़ेंगे। और ये जो जे था इसको हम लिखते हैं ऐसे, जे, और शुद्ध रूप में कहलाता है ये। अब बात आती है कि सर तो माने कौन सा? ये जे है, ये गे है। हम इसी गे को, इसी जे को गे भी पढ़ते हैं और जे भी पढ़ते हैं, गे और जे। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे ये जो गे है, ये जो गे है इसको ही हम क्या बोलते हैं? जे। अब बात करें कि शुद्ध कौन सा और अशुद्ध कौन सा है। ये तो रहेगा हमारा शुद्ध रूप इस गे का। ये तो मेरे विद्वान साथियों, मेरे चुनो मुनो प्यारे प्यारे वो बच्चे जो जानना चाहते हैं शुद्ध रूप। तो फिर ये क्या है? ये है प्रचलित रूप, प्रचलित रूप। इस जे का ये क्या है? प्रचलित रूप है। अब ये प्रचलित रूप है, सही बात है हमारा, लेकिन अब प्रचलन में आ गया तो हम इसको, जैसे संज्ञा शब्द की बात करूं तो संज्ञा बोल देते हैं, उच्चारण करते हैं, संज्ञा करते हैं। संज्ञा मतलब शुद्ध उच्चारण करते हैं तो संज्ञा करते हैं, लेकिन अपन बोलते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद होते हैं। तो ये प्रचलित रूप हो गया। अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों वहां तक कि दोनों में अंतर क्या करेंगे और दोनों में फिर फर्क क्या होगा, अर्थात जो हमारा जो एनसीईआरटी जो चल रहा है। अब मेरे विद्वान साथियों, एनसीईआरटी ने इस गे को भी क्या कर दिया है? मान्यता प्रदान कर दी है
एनसीईआरटी भी हमारा जो है उस एनसीईआरटी ने भी इस गे का जो प्रचलित रूप है इसको मान्यता दे दी है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों ही क्या हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो लिख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने इस जे को मान्यता दे दी है। अर्थात एनसीईआरटी ने गे बराबर जे को मान्यता दे दी है, यह एनसीईआरटी द्वारा मान्यता दे दी गई है, एक ही बात है। अब चलते हैं आगे। ये होने के बाद मेरे दोस्तों इस गे का रूप आपके सामने आ गया कि प्रचलित और शुद्ध रूप क्या है। और अब हमारा जो एनसीईआरटी उसने क्या बताया कि इस गे को अर्थात इस जे को भी क्या कर दिया, मान्यता प्रदान कर दी है। तो अब चलते हैं हम उस टॉपिक पर, उस बिंदु पर जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा होता क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना रहा, सम और ज्ञा, सम धन ज्ञा। ये समझ लो इसे, संज्ञा ये है दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं, वो हमारे सामने होंगे प्यारे दोस्तों, सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा। अब इस बात को हम जानेंगे कैसे, कोष्टक में मैं लिखवा देता हूं कि इनका अर्थ क्या होगा। सम का मतलब होता मेरे प्यारे दोस्तों समान, सम का अर्थ क्या हुआ, समान। और ये जो ज्ञा है, ज्ञा का अर्थ होता है जानना, ज्ञा का अर्थ क्या हुआ, जानना। अर्थात हमने इस संज्ञा शब्द को तोड़ के देखा, टुकड़ों में बांट कर ये देखा है, समय ज्ञान भी जिसे कहते हैं अपने, तो वो क्या हो गया, सम ज्ञान, समान रूप से जानना। अभी अब बला क्या है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, समान रूप से जानना, ये तो ठीक है हमने समझ लिया, ये संज्ञा का अर्थ करते हैं समान रूप से जानना। मगर अब मैं बात करूं कि ये इसके अर्थ की, संज्ञा का अर्थ, संज्ञा शब्द का अर्थ, संज्ञा शब्द का अर्थ वैसे तो नाम होता है, यहां पे क्या करेंगे, समान रूप से जानना या नाम, समान रूप से जानना, समान रूप से जानना या नाम, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान देने वाली बात यह है। चलिए दोस्तों, परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा। आइए दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं, दुनिया में जितने भी नाम है, सब के सब नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात सब नाम क्या है, संज्ञा है। अर्थात किसी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। लिखो दोस्तों कि किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, किसी के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात
अब हम जो कक्षा 3 में रटते आए हैं परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वो लिख सकते हैं आराम से। अर्थात लिख लो, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या समझे दोस्तों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट में मैं बात करूं तो किसी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया में जितने भी नाम हैं, सब के सब नाम क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वो कहलाते हैं संज्ञा। अब मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं अपने बिंदु को। तो वो रहेगा कि संज्ञा की भेद। ये तो संज्ञा शब्द का हमने खोल करके देख लिया, संज्ञा का अर्थ जान लिया, संज्ञा की परिभाषा हमने जान ली। अब चलता हूं आपको लेकर के कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना मेरे दोस्तों कि संज्ञा के भेद 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4, 5, ये कब कब होते हैं, किस किस रूप में होते हैं, वो जानने का आज ये जो भ्रांति आपके मन में चलती आ रही है। सबसे पहले मैं आपको मुख्य बता देता हूं कि संज्ञा के भेद 2 भी होते हैं, वो भी अपने स्थान पे सही हैं, 3 होते हैं, वो अपने स्थान पे सही हैं, 4 होते हैं, वो अपने स्थान पे, और किसी ने 5 बता दिया वो भी अपने स्थान पे सही है। अब वो बात करेगा आने वाले क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा कि आने वाला जो प्रश्न होगा, प्रश्न में किस तरीके से वो पूछेगा कि संज्ञा की भेद। यदि हिंदी व्याकरण में पूछा जाएगा या हिंदी सब्जेक्ट में सीधा क्वेश्चन करेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब तो कितने बताने, और यदि जोड़ दिया जाए कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तब थोड़ा सा मन में विचार करना पड़ेगा, दिमाग में घुमाना पड़ेगा कि मूल रूप से पूछा है, किस रूप से? मूल रूप से पूछता है, तब कितने होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संज्ञा के भेद। तो दोस्तों संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, हमारा जो शीर्षक है, टाइटल है, वो क्या है? संज्ञा के भेद कितने होते हैं। यहां पर बात अपनी दिमाग में अनेकों प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो कैसे कि संज्ञा के भेद, यदि कोई संज्ञा के भेद सीधे पूछे तो कितने, और मूल रूप से पूछे तो सबसे पहले मैं बात करूं कि संज्ञा के भेद जो मूल रूप से हैं वो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हमारा जो आंसर के रूप में यहां पे देंगे तो पहला ही बिंदु रहेगा मूल रूप से संज्ञा के भेद। अब प्यारे दोस्तों मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको अच्छे तरीके से कि किस रूप से, मूल रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब वो 2 भेद कैसे हैं, कौन कौन से हैं? तो यहां पे आ जाओ प्यारे दोस्तों। नंबर 1 यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। और 2 नंबर में यहीं पे लिख देता हूं प्यारे दोस्तों, वो है हमारे सामने भाववाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर आपने जैसे वाचक शब्द जोड़ दिया, ये वाचक क्या बला है, इसका भी थोड़ा बताओ ना। तो वाचक यानी यथार्थवाचक, भाववाचक, वाचक जोड़ा है, वाचक। ये वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या होगा? बताने वाला। वाचक शब्द का अर्थ क्या होगा? बताने वाला। तो अब मैं बात करता हूं कि मूल रूप से संज्ञा के जो 2 भेद हैं हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यथार्थवाचक
और भाववाचक संज्ञा। ये मूल रूप से हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिलहाल हम 3 कब होते हैं और 5 कब होते हैं, मैं वहां लेके जाने का प्रयास करूं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यह होना चाहिए कि यथार्थवाचक, अब यथार्थवाचक संज्ञा के मेरे प्यारे दोस्तों भेद होते हैं अलग अलग। इसके 4 भेद होंगे। पहला क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये है क्या? मैं अब बात कर रहा हूं यथार्थवाचक संज्ञा के भेदों की, यथार्थवाचक संज्ञा के भेदों की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब यथार्थवाचक संज्ञा क्या है, ये अभी मैं कुछ ही देर में, कुछ ही तुंद पलों में आपको बताने वाला हूं। बस धीरज बनाए रखें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पे है व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक। व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद में जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 पे जातिवाचक संज्ञा के बाद में जो यथार्थवाचक का जो तीसरा जो भेद है वो है मेरे प्यारे दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा और अंतिम जो भेद है यथार्थवाचक संज्ञा का वो है समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? 4 कब होते हैं? ये 4 हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब बात आती है कि सर इसके भेद होते हैं क्या? इसके कोई भेद नहीं होते हैं, इसके कोई भेद नहीं होता दोस्तों। अब देखिए, अब कुछ ही देर में मैं अब आपको और लेके जाने वाला हूं कि यहां पर अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एक बात कुछ देर के लिए मैं यहां पर इसको छोड़ देता हूं। बात करता हूं द्रव्यवाचक या समूह या समुदायवाचक संज्ञा की बात करता हूं कि द्रव्यवाचक में क्या आते हैं? सभी पदार्थ। क्या आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सभी पदार्थ आते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस वगैरह जो भी हैं, सारे के सारे पदार्थ कौन से में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक। समूह या समुदायवाचक में क्या आएगा? समूह या समुदायवाचक में क्या आएगा? किसी दल, जैसे कोई भी दल है, संगठन है, जैसे सेना है, पुलिस है, वृंद है, गण है, इत्यादि। ये किस में आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? ये आ रहे समूह या समुदायवाचक संज्ञा में। समूह या समुदायवाचक संज्ञा में। अब वृंद है, गण है, इसके अलावा और भी मेरे प्यारे दोस्तों जैसे गोष्ठी है, सम्मेलन है, टीम है, गुच्छा है, मतलब इस प्रकार के जो एक समूह का बोध कराते हैं वो सब के सब किस में आते हैं? समूह है या समुदायवाचक संज्ञा के तहत आते हैं। अब कुछ ही देर में, चंद पलों के बीच में, मैं यहां से इन दोनों को हटाने वाला हूं। कौन कौन सी संज्ञाओं को? द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा को हटाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब वर्तमान समय में हिंदी के विद्वानों ने क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हटा करके और जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया है। काम की बात है, इसको दिमाग में रखना। अच्छा, यहां पर आपको एक अलग से मिल सकता है कि कुछ मेरे विद्वान साथी हैं, वो इन दोनों को, द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक संज्ञा को जातिवाचक के उपभेदों में मान लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा ये 2 उपभेद हैं या भेद है जो भी मान लेते हैं। मगर ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों जो संज्ञा के, ये जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों जो भेद हैं ये जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिए गए, इनको मिला लिया गया है। तो अब हमारे सामने कितने बच गए? अब मैं इन दोनों को यहां से हटा देता हूं, तो हमारे सामने कितने बचेंगे कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। क्योंकि इन दोनों को मैं कुछ देर के लिए छुपा लेता हूं। इन दोनों को छुपा लिया, किसने शामिल किया? जातिवाचक में। जातिवाचक हमारे सामने कितने बच गए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक 2, और एक इधर जो बचा हुआ है हमारा तीसरा भाववाचक। तो हमारे हिंदी व्याकरण में
हमारी कुल हिंदी व्याकरण में कितने भेद हो गए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये दो को हटा दिया, भाववाचक। हिंदी व्याकरण में हमारे जो संज्ञा के भेद हैं वो 3 होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब किसी किताब में यदि आपने पढ़ा होगा 5 ही पढ़े होंगे, वो 5 कैसे? आइए दोस्तों, वो 5 किस तरीके से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। वो 5 आपने इस तरीके से पढ़े होंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। वो 5 आपने इस तरीके से पढ़े, तो समझ में आ गई होगी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 भेद हैं। ये तो किसी किताब में आपने पढ़े होंगे, लेकिन जो जो समय बदलता है, बदलता गया, तो हिंदी के विद्वानों ने क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को यहां से हटाया और जातिवाचक में शामिल कर दिया। और कुछ मेरे विद्वान साथी ये भी कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, ध्यान रखना। तो आपको कहीं भी दिमाग में अन्य विचार लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों को हटा दिया गया है। मैं इन दोनों को यहां से अब हटा रहा हूं। ये लो दोस्तों, अब हमारे सामने संज्ञा कितने भेद बच गए? 3 बच गए। अब कौन कौन से बच गए इसकी चर्चा करता हूं। अब हिंदी व्याकरण में, या केवल यदि हिंदी से संबंधित पेपर होगा तो उसमें तो इसी तरह पूछा जाएगा कि संज्ञाएं कितने भेद होते हैं, या हिंदी व्याकरण में संज्ञाएं कितने भेद होते हैं। तो अपने को टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का होता है। तो संज्ञा के 3 भेद ही अपने को करने हैं। तो लिखो संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 3, जो मैंने आपको अभी बताया है। वो 3 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लिखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नंबर 2 पे होगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 पे है वो है हमारी भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब चलते हैं दोस्तों, इनमें अंतर करते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होती है, जातिवाचक क्या होती है और भाववाचक क्या होती है। तो मैं यहां छोटा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद में इनकी परिभाषा में चलते हैं, इनके उदाहरणों में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये दोनों जो संज्ञाएं हैं, चलो कौन कौन सी? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक एक ही बात है। ये दोनों ही क्या होती हैं? ये दोनों ही मूर्त रूप में होती हैं, मूर्त रूप में होती हैं, वास्तविक होती हैं। मूर्त रूप में होती हैं, वास्तविक होती हैं, दृश्य होती हैं। काम की बातें हैं दोस्तों, दोनों ही क्या होती हैं? मूर्त रूप में होती हैं, वास्तविक होती हैं और दृश्य होती है, और दृश्य होती है। क्या समझे? दोनों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञा मूर्त रूप में होती हैं, अर्थात इनका निश्चित रूप होता है, रूप रंग आकार निश्चित होता है, वास्तविक होती हैं और दृश्य होती है, इनको देखा जा सकता है। तो फिर सर ये क्या है? ये भी बताएंगे। ये है मेरे प्यारे साथियों, मूर्त रूप में होती है, अर्थात इसका कोई रूप नहीं होता। वास्तविक होती है, वास्तविक होती है और अदृश्य होती है, अदृश्य होती है। क्या समझे दोस्तों? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दोनों ही समान होती हैं, अर्थात इनका मूर्त रूप होता है, ये वास्तविक यानी सच्चे अर्थ में होती हैं और इनको देखा जा सकता है। तो फिर सर इनमें अंतर कैसे करें? अपने दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं, विशेष करके जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, मोस्टली 6th 7th 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास तक बच्चों की प्रॉब्लम आती है।
इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि तो सर ये जब समान ही है तो फिर अंतर कैसे करें, वहां भी लेके चलेंगे आपको। अब भाववाचक संज्ञा ये अमूर्त, अवास्तविक, अदृश्य होती है, ये दिखाई नहीं देती है। केवल और केवल इसे क्या कर सकते हैं अपन, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन सी संज्ञा को, भाववाचक संज्ञा को। तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम बढ़ते हैं आगे कि अब बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। कौन संज्ञा की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, और फिर ये जो बातें मूर्त रूप है, वास्तविक है, दृश्य है, ये जब दोनों में समान है तो अंतर कैसे कर पाएंगे, जानने वाली बात अपने लिए ये होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कहां चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है ये जानेंगे अभी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिखो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध जो कराएगी वो क्या, कौन सी संज्ञा कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है। क्या समझे दोस्तों, कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, इन सब में क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एक दो उदाहरण लिख लो। जैसे मोहन, गीता, राकेश। इसके अलावा किसी वस्तु की मैं बात करूं तो जैसे घड़ी है, घड़ी में कौन सी, HMT घड़ी, उषा पंखा, HMT घड़ी, उषा पंखा। इनके अलावा जैसे LG टीवी, लिख लो प्यारे दोस्तों, समझो इन चीजों, LG टीवी। और बात करें स्थान की तो जैसे स्थान, हमारा देश भी स्थान है, भारत, अमेरिका। सर अमेरिका पहुंच गए क्या अरे अमेरिका नहीं होना, अमेरिका, जापान। इसके अलावा अरावली, ये भी एक स्थान का नाम है। अरावली पर्वत जिसे बोलते हैं, हिमालय जिसको कहते हैं, अरावली, हिमालय, गंगा, यमुना, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब मेरे प्यारे दोस्तों नाम है। कोई स्थान का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। अब एक विशेष बात लिखो, यहां पर इनके लिए विशेष लिखो बेटा जी, प्यारे दोस्तों, और वो चन्नू मुन्नू बच्चे, विशेष क्या है कि ये संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं। लिखो, व्यक्तिवाचक
संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन ये इसकी पहचान का विशेष तरीका है दोस्तों। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ये संज्ञाएं मूर्त रूप में होती हैं, वास्तविक होते हैं और दृश्य होती हैं। तो अब पहचानने का सबसे आसान और जो तरीका है वो है कि ये संज्ञाएं कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कहने का आशय ये है कि इनका कभी बहुवचन नहीं बनता है। लिख लो, इनका कभी बहुवचन नहीं बनता है। इनका कभी बहुवचन नहीं बनता। अब मेरे दोस्तों, अब जहां तक मैंने जो प्रयास किया है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझाने का, कि सबसे जो अहम जो अपना बिंदु है वो क्या है, वो समझने का वो है कि ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, इनका कभी बहुवचन नहीं बनता। और यदि बनाएंगे भी ना तो मेरे दोस्तों बनेगा नहीं। जैसे यहां से ले लो, जैसे मोहन है, इसका बहुवचन बनाओ, मोहनो नहीं हो सकता, मोहनो। गीता मतलब इसका बहुवचन नहीं बनेगा रे, बहुत कितना प्रयास करो। राकेश का राकेश कोई बहुवचन नहीं बनेगा। HMT घड़ी बोले तो HMT को हटाएंगे तो घड़ियां बनेगा, फिर वो किसी भी कंपनी को हो सकती है। अब बात करता हूं आगे, जैसे जापान है, गंगा है, यमुना है, अर्थात ये वो शब्द हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जिनका कभी बहुवचन नहीं बनता है। और बहुवचन बन भी जाएगा ना तो समझ लेना व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं है, वो कहीं और जाएंगी। अब यहां तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।